नमस्कार एवरीवन, दिस इज क्लास 12th एफएम एंड आज का लेक्चर अपना स्टार्ट करते हैं। नोट्स के अंदर चलते हैं। नोट्स क्या अपना बुक जो है जो कि सीबीएसई का ऑफिशियल बुक है, इससे हम रीडिंग करना स्टार्ट करते हैं, राइट। आज की क्लास में अपने को क्या करना, दो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर करने के थोड़े से इसके अंदर लैंग्वेज कॉम्प्लिकेटेड भी दे रखा है, बट आई होप इसको एकदम सिंप्लीफाइड मैनर के अंदर एक्सप्लेन करूंगा तो आपको समझ आएगा करके। आज एक लाइटिंग का भी अपना इश्यू है, थोड़ा एक लाइट मेरा आज काम नहीं करा तो उसकी वजह से थोड़ा बैकग्राउंड आपको डिफरेंट दिख रहा होगा, बट आई होप दैट्स नॉट एन इश्यू करके। लास्ट क्लास में अपना ये वाला खत्म हो गया था, न्यू मेंबरशिप कौन कौन ले सकते हैं ये देखा था करके। लास्ट टॉपिक ये, इसके पहले भी ये कुछ टॉपिक हमने देख लिए थे। अभी आज की क्लास में अपने को क्या देखना है कि एक जो ट्रेडिंग मेंबर है, जो स्टॉक ब्रोकर है, वो कौन कौन से टाइप की मेंबरशिप ले सकता है, उसको एक डिस्कस करना है। देन नेक्स्ट जो अपने को आज की क्लास में एक और टॉपिक हम डिस्कस करेंगे। आज की दो ही टॉपिक डिस्कस करना है आज अपने को। सेकंड टॉपिक जो अपने को डिस्कस करना है विच इज रिगार्डिंग डोमिनेंट शेयर होल्डर करके, राइट। ये क्या कॉन्सेप्ट है जो आएगा तो भी समझाऊंगा करके। अभी बस हम यहाँ पे रीडिंग करना अपना स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट टॉपिक लेते हैं। तो इसके अंदर पहले मैं आपको इसको थोड़ा एकदम सीक्वेंस मैं अपने हिसाब से समझाता हूँ, तब आपको ज्यादा अच्छे से समझाएगा। देखो, दो टाइप की मेंबरशिप अपने पास आप ले सकते हो। मतलब कि आपको जब स्टॉक ब्रोकर बनना है, जब आपको ट्रेडिंग मेंबर बनना है, तो आप इनमें से दो टाइप की मेंबरशिप ले सकते हो। पहला मेंबरशिप होता है दैट विच इज नॉर्मल टाइप ऑफ ट्रेडिंग मेंबरशिप, जहाँ पे आपको क्या देखने को मिलता है, अनरिस्ट्रिक्टेड बिजनेस एक्सपेंशन। जहाँ पे जो अलग अलग सेगमेंट्स है, हर सेगमेंट के अंदर आप जा सकते हो, अपना बिजनेस कर सकते हो, जितने चाहे उतने क्लाइंट्स आप ऑनबोर्ड कर सकते हो। ये रहेगा आपका कौन सा नॉर्मल टाइप ऑफ मेंबरशिप, जहाँ पे आपको अनरिस्ट्रिक्टेड बिजनेस एक्सपेंशन का अपॉर्चुनिटी मिलेगा। नाउ आप बोलोगे आज के टाइम पे जो ये बड़े बड़े स्टॉक ब्रोकर्स है, जो ट्रेडिंग मेंबर्स है, लाइक जीरोदा, एंजल वन, ग्रो, अपस्टॉक्स, तो ये कौन से टाइप ऑफ इनको इन्होंने कौन से टाइप ऑफ मेंबरशिप ले रखी है। तो क्लियरली इन्होंने नॉर्मल टाइप ऑफ मेंबरशिप ले रखी है। तो यहाँ पे आप चाहो तो एग्जांपल के अंदर इनको लिख लेना आपके बेटर क्लैरिटी के लिए। जीरो द हुआ, अप स्टॉक्स हुआ, फिर अपना एंजल वन, ग्रो, ये सब क्या रहेंगे अपना, जिन्होंने नॉर्मल टाइप ऑफ मेंबरशिप ले रखी है। फिर इसका नेक्स्ट टाइप ऑफ मेंबरशिप एकदम ऑपोजिट, अल्फा मेंबरशिप, जहां पे क्या रहेगा, अनलिमिटेड आप बिजनेस एक्सपेंशन नहीं कर सकते हो, लिमिटेड बिजनेस कर सकते हो। सेलेक्टेड लोगों के साथ आप बिजनेस कर सकते हो। आपके क्लाइंट्स जो है वो कुछ सेलेक्टेड क्लाइंट्स रहेंगे, बड़े बड़े क्लाइंट्स रहेंगे, बट सेलेक्टेड क्लाइंट्स रहेंगे। तो यहाँ पे क्या होता है, फोकस प्रोप्राइटरी ट्रेडिंग विद लिमिटेड क्लाइंटेल करके। प्रोप्राइटरी ट्रेडिंग का क्या मतलब होता है, खुद का ही ट्रेडिंग करना, खुद का पैसा यूज करके खुद ही ट्रेडिंग करना, दैट इज प्रोप्राइटरी ट्रेडिंग। प्रोप्राइटरी ट्रेडिंग मतलब खुद का पैसा यूज करके खुद ही ट्रेडिंग करना विथ लिमिटेड क्लाइंटल। तुम क्लाइंट्स भी रख सकते हो, बट तुम्हारे क्लाइंट लिमिटेड रहेंगे, ठीक है। इनकी तरह तुमको अनलिमिटेड क्लाइंट्स अपने पास नहीं रख सकते करके। तो इसको वो क्या बोलेंगे, अल्फा मेंबरशिप। ये जनरली किनके पास होती है, जो बड़ी बड़ी फाइनेंस की कंपनीज होती है, राइट। जो बड़े बड़े फाइनेंस की कंपनीज है, बैंक्स हुआ, या फिर तुम्हारा जो नॉर्मल बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स हुआ, जिनके पास बहुत सारा पैसा रहता है और वो खुद से इन्वेस्टिंग करते हैं, ये लोग क्या कर सकते हैं, अल्फा मेंबरशिप ले सकते हैं। आई होप ये तुमको क्लियर होगा। तो अपना दो टाइप ऑफ मेंबरशिप ले सकते हो, ये आपको क्लियर है। फिर अभी एक और मेरे को बात बताऊं, हमने एक यहाँ पे टॉपिक डिस्कस किया था कि अपने टोटल चार तरह के सेगमेंट होते हैं। ये अपने शेयर मार्केट में कितने, चार टाइप के सेगमेंट्स होते हैं। वन इज योर होलसेल डेट मार्केट, देन योर कैपिटल मार्केट, देन फ्यूचर एंड ऑप्शन मार्केट, एंड फ्यूचर एंड ऑप्शन एंड करेंसी डेरिवेटिव। फ्यूचर एंड ऑप्शन को तुम सिंपल डेरिवेटिव सेगमेंट भी बोल सकते हो, राइट। नाउ ये जो चार सेगमेंट हमने देखे, हमने इसके अंदर ये चीज भी बोला था कि इन चारों सेगमेंट के लिए तुमको अलग अलग मेंबरशिप लेना पड़ता है, अलग अलग ट्रेडिंग मेंबरशिप के लिए अप्लाई करना पड़ता है, राइट। यदि तुमको स्टॉक ब्रोकर बनना है और यदि तुमको चारों के अंदर डील करना है, ठीक है, तो तुमको चारों के लिए अलग अलग सेपरेट मेंबरशिप लेना पड़ेगा। तुम चाहो तो सिर्फ एक के अंदर मेंबरशिप ले लो, या फिर इन दो के अंदर ले लो, जैसा चाहे कॉम्बिनेशन जैसा चाहे तुम बना सकते हो, उसमें प्रॉब्लम नहीं है। पर तुमको जिसके अंदर भी काम करना है, जिस भी सेगमेंट में काम करना है, उसके लिए मेंबरशिप अलग से लेना पड़ेगा, राइट। आई होप ये चीज आपको समझ आ गया। नाउ अभी मैंने दो चीज आपको एक्सप्लेन किया करके। पहला तो दो टाइप ऑफ मेंबरशिप आपका हो जाता है, अल्फा मेंबरशिप एंड ट्रेडिंग मेंबरशिप, अल्फा एंड नॉर्मल मेंबरशिप। ये हो गया ब्रॉड कैटेगरी ऑफ मेंबरशिप करके, राइट। फिर अपना क्या होता है, अलग अलग सेगमेंट्स होता है, ये चारों सेगमेंट हमने डिस्कस किए, इन सबके लिए तुमको अलग अलग मेंबरशिप लेना पड़ता है। ना ये कैश सेगमेंट क्या है, इसको कैपिटल सेगमेंट की ही बात हो रही है करके, राइट। तो चाहिए तो यहाँ पे स्लैश करके कैपिटल सेगमेंट लिख लेना। कैपिटल सेगमेंट को ही हम कैश सेगमेंट भी बोल देते हैं, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, right? तो अभी देखो, अभी यहाँ पे देखो क्या हर एक के लिए अलग अलग मेंबरशिप लेना पड़ेगा, एंड यहाँ पे फर्दर क्या चार कैटेगरी ऑफ मेंबरशिप दे रही है। अभी हम पहला किसको डिस्कस कर रहे हैं, नॉर्मल मेंबरशिप को डिस्कस कर रहे हैं।
फर्स्ट हम किसको डिस्कस कर रहे हैं, नॉर्मल मेंबरशिप को डिस्कस कर रहे हैं, और इसके अंदर 4 टाइप्स ऑफ मेंबरशिप आप ले सकते हो। नॉर्मल मेंबरशिप के अंदर भी आपको 4 टाइप की मेंबरशिप आपके पास लेने का ऑप्शन रहेगा। ये चारों टाइप की मेंबरशिप कौन सी है करके, इनका मीनिंग क्या है, वो यहाँ पे इनका मीनिंग वन बाय वन दे रखा है। फर्स्ट टाइप ऑफ मेंबरशिप विच इज ट्रेडिंग मेंबर करके, राइट। ट्रेडिंग मेंबर क्या रहता है, ट्रेडिंग मेंबर बन सकते हो करके, किसी भी सेगमेंट में आप ट्रेडिंग मेंबर बन सकते हो। जिसका क्या मतलब है, ट्रेडिंग मेंबर वो इंसान होता है जिसको सिर्फ और सिर्फ क्या करना, ट्रेडिंग करने का राइट मिलता है, ठीक है, अपने बिहाफ पे एंड अपने क्लाइंट के बिहाफ पे। वो स्टॉक ब्रोकर, वो ट्रेडिंग मेंबर जिसको सिर्फ और सिर्फ ट्रेडिंग करने का राइट मिलता है, ट्रेडिंग मतलब बाइंग एंड सेलिंग करने का राइट मिलता है, सिक्योरिटीज को वो बाय कर सकता है, सेल कर सकता है, अपने खुद के लिए कर सकता है, अपने क्लाइंट के लिए कर सकता है, दैट वुड बी ट्रेडिंग मेंबर, राइट। यहाँ पे देख लो, ऑन हिज ऑन और ऑन अकाउंट ऑफ हिज क्लाइंट, खुद के लिए और क्लाइंट के लिए वो क्या कर सकता है, ट्रेड्स एग्जीक्यूट कर सकता है, मतलब ट्रेडिंग कर सकता है। ये हो गया तुम्हारा ट्रेडिंग मेंबर का क्या। फिर आता है तुम्हारा क्या, ट्रेडिंग कम सेल्फ क्लियरिंग मेंबर, राइट। यहाँ पे ट्रेडिंग कम का मतलब, यहाँ पे इसको एंड की तरह समझो, इस कम का मतलब यहाँ पे एंड, ट्रेडिंग एंड सेल्फ क्लियरिंग मेंबर, राइट। पहले ट्रेडिंग मेंबर तो तुम समझ गए, अब इस क्लियरिंग मेंबर क्या होता है पहले इसको समझाता हूँ, राइट। क्लियरिंग मेंबर देखो बेसिकली क्या होता है ना, कि जितने भी अपने स्टॉक ब्रोकर्स है, जितने भी ट्रेडिंग मेंबर्स है, वो ड्यूरिंग द डे बहुत सारे ट्रेड्स एग्जीक्यूट करते हैं, राइट। एवरीबडी इज एग्जीक्यूटिंग लाइक थाउजेंड्स ऑफ ट्रेड, लैक्स ऑफ ट्रेड, इतने ज्यादा ट्रेड्स एग्जीक्यूट करते हैं। नाउ क्लियरिंग मेंबर बेसिकली क्या करता है, एट द एंड ऑफ द डे देखते हैं कि एक ब्रोकर ने कितना ट्रेडिंग किया किसी भी पर्टिकुलर सिक्योरिटी में। लेट्स से कि एक अपना एंजल वन करके एक स्टॉक ब्रोकर है, एंजल वन करके एक स्टॉक ब्रोकर है, जिसने एक दिन में 100 जोमेटो के शेयर्स परचेज किए, अपने क्लाइंट्स के लिए परचेज करा, राइट। और एंजल वन में उसके 100 जोमेटो शेयर्स परचेज किए, बाय किए, ठीक है, अपने क्लाइंट्स ने, उसके क्लाइंट ने, किसी ने, फिर किसी क्लाइंट ने इसके 200 शेयर्स लेट से शेयर सेल किए, राइट। फिर किसी एक और क्लाइंट ने लेट से 150 शेयर्स जोमेटो के परचेज किए, अगेन हाइपोथेटिकल एग्जांपल ऑफ कोर्स। तो अभी देखो नेट नेट यहाँ पे क्या हुआ, टोटल यहाँ पे बाइंग हुआ 250 का, और उसमें हमने सेलिंग कितना किया, 200 शेयर्स का सेलिंग किया। तो नेट नेट में ऐसा बोल सकता हूँ कि 50 शेयर्स का यहाँ पे बाइंग हुआ, 50 जोमेटो शेयर्स को हमने बाई किया, नेट बेसिस पे ये बोल सकता हूँ, करेक्ट, ठीक है। 50 शेयर्स का बाइंग हुआ, ये हमें नेट बेसिस पे बोल सकता हूँ। तो क्लियरिंग मेंबर का यही काम होता है कि वो एंड ऑफ द डे देखता है कि हर एक ट्रेडिंग मेंबर ने हर एक सिक्योरिटी में नेट बेसिस पे कितना बाइंग किया या फिर सेलिंग किया। ये क्यों देखता है, ताकि अभी नेट बेसिस के ऊपर ट्रांजेक्शन को तुमको सेटल करना होता है, ठीक है। सेटल करने का मतलब क्या होता है कि यदि तुमने नेट 50 बाई किया है, तो मतलब तुमको 50 सिक्योरिटी मिलेगा, और जिस ब्रोकर को 50 सिक्योरिटी के पैसे देने पड़ेंगे, राइट। ये होता है इस क्लियरिंग मेंबर का काम। क्लियरिंग मेंबर का काम समझे ना, एंड ऑफ द डे ये हर एक स्टॉक ब्रोकर का, हर एक ट्रेडिंग मेंबर का ये निकालता है कि उसका नेट पोजीशन क्या है हर एक सिक्योरिटी वाइज, राइट। और उसके बेसिस पे उसका सेटलमेंट होता है। क्लियरिंग एंड सेटलमेंट वाला अपना चैप्टर नंबर 3 के अंदर और डिटेल में पढ़ेंगे। चैप्टर नंबर 3 पूरा डेडिकेटेड ही इसके लिए, क्लियरिंग एंड सेटलमेंट के लिए। और अभी के लिए आई होप तुमको क्लियरिंग मेंबर का समझा होगा, राइट। ट्रेडिंग मेंबर सिर्फ ट्रेडिंग करता है, क्लियरिंग मेंबर का ये सब करना काम होता है, राइट। तो तुम चाहो तो एक स्पेशल टाइप ऑफ मेंबरशिप ले सकते हो, जहाँ पे तुमको ट्रेडिंग एंड क्लियरिंग मेंबर दोनों बन सकते हो, राइट। जहाँ पे तुम ट्रेडिंग करोगे खुद के लिए और क्लाइंट के लिए, और क्लियरिंग भी करोगे ना। क्लियरिंग किसके लिए करोगे, सेल्फ के लिए। सेल्फ क्लियरिंग मेंबर, ये कौन सा क्लियरिंग मेंबर, सेल्फ क्लियरिंग मेंबर, मतलब कि जो ट्रेड्स उसने एग्जीक्यूट किया अपने लिए या फिर अपने क्लाइंट्स के लिए, सिर्फ उन्हीं ट्रेड्स का ये क्या कर सकता है, क्लियरिंग का काम कर सकता है। आई होप ये तुमको समझा होगा। अभी आगे चलूं मैं। नेक्स्ट इज तुम्हारा ट्रेडिंग कम क्लियरिंग मेंबर। ये वाला क्या था, ट्रेडिंग कम सेल्फ क्लियरिंग मेंबर, मतलब ट्रेडिंग करेगा और खुद के लिए क्लियरिंग करेगा। यहाँ पे क्या है, ट्रेडिंग कम क्लियरिंग मेंबर, सेल्फ वर्ड यहाँ पे यूज नहीं किया, मतलब क्या है कि यहाँ पे वो ट्रेडिंग करेगा, खुद के लिए भी ट्रेडिंग करेगा, अपने क्लाइंट के बिहाफ पे भी ट्रेडिंग करेगा। फिर क्लियरिंग की बात आई तो ऑफ कोर्स जो उसने खुद ने ट्रेड्स किया है, उसके जो क्लाइंट्स ने ट्रेड किया उनको तो क्लियरिंग करेगा ही करेगा, राइट। उनके लिए तो वो नेट पोजीशन कैलकुलेट करेगा ही करेगा। साथ में अदर कोई ट्रेडिंग मेंबर्स है जिन्होंने क्या करेगा, सिर्फ और सिर्फ ट्रेडिंग मेंबरशिप ले रखा है, और उनको भी ये हेल्प कर सकता है उनकी ट्रेड्स को क्लियर करने में। आई होप ये आपको समझ आया होगा करके। फिर लास्ट में आता है अपना प्रोफेशनल क्लियरिंग मेंबर। ये क्या होता है भाई साहब, ये सिर्फ और सिर्फ क्लियरिंग का काम करता है। ये पर्सन ट्रेडिंग करता ही नहीं है, इसका पूरा फोकस ये किसके ऊपर, क्लियरिंग के ऊपर करके। तो आई होप तुमको ये चारों टाइप का मेंबरशिप समझा होगा जो कि हम ले सकते हैं इन केस ऑफ नॉर्मल मेंबरशिप करके, राइट। जो अपना ट्रेडिंग मेंबर का नॉर्मल मेंबरशिप होता है उसके अंदर तुम ये 4 सेगमेंट है, और उन 4 सेगमेंट में ये 4 टाइप ऑफ मेंबरशिप तुम ले सकते हो, जो भी तुम्हारा इच्छा है उसके अकॉर्डिंग तुम 4 टाइप ऑफ मेंबरशिप ले सकते हो, ठीक है। अब एक बार देख लेते हैं, जैसे ट्रेडिंग मेंबर है, जो आपको क्या नॉर्मल मेंबरशिप के अंदर आपको ट्रेडिंग मेंबरशिप चाहिए, ठीक है।
तो आप चाहो तो सिर्फ के सेगमेंट में ट्रेडिंग मेंबरशिप ले सकते हो, चाहो तो सिर्फ एफएनओ सेगमेंट में लो, या फिर करेंसी डेरिवेटिव, या फिर डेट सेगमेंट में लो, या फिर आप अपने अकॉर्डिंग कॉम्बिनेशन बना सकते हो। आप बोलोगे मेरे को तो सिर्फ कैश सेगमेंट में और एफएनओ सेगमेंट में चाहिए, ऐसा कर लो। आप बोलोगे मेरे को कैश सेगमेंट में और डेट सेगमेंट में चाहिए, तो ऐसा कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट? तुमको जैसा चाहिए मेंबरशिप ले सकते हो। फिर आता है ट्रेडिंग कम सेल्फ क्लियरिंग मेंबर। तो अगेन ये भी आप जो चारों सेगमेंट है उनमें से किसी भी सेगमेंट के अंदर ये टाइप ऑफ मेंबरशिप ले सकते हो। अभी लास्ट वाला दो ध्यान से सुनना, ट्रेडिंग कम क्लियरिंग मेंबर, ये तुम कैश सेगमेंट के अंदर इस टाइप का मेंबरशिप नहीं ले सकते, बट बाकी तीन सेगमेंट के अंदर ये मेंबरशिप ले सकते हो। एंड सेम इज द केस विद प्रोफेशनल क्लियरिंग मेंबर, जहाँ पे तुम कैश सेगमेंट में ये वाला टाइप ऑफ मेंबरशिप नहीं ले सकते, बट बाकी तीन सेगमेंट में ये वाला मेंबरशिप तुम ले सकते हो करके। तो आई होप तुमको ये टाइप ऑफ मेंबरशिप समझ में आया होगा कि नॉर्मल अपना मेंबरशिप रहेगा, ये ब्रॉड कैटेगरी हो गया जिसमें क्या चार सेगमेंट रहते हैं, चारों सेगमेंट के अंदर तुमको ये चार टाइप ऑफ मेंबरशिप लेना अलाउड है करके, ठीक है? कॉम्बिनेशन तुम अपने हिसाब से बना सकते हो, एक्सेप्ट इन केस ऑफ कैश सेगमेंट, जहां पे तुमको सिर्फ और सिर्फ ये दो मेंबरशिप लेना ही अलाउड है। बाकी ये दो मेंबरशिप तुम यहाँ पे कैश सेगमेंट में नहीं ले सकते, बट बाकी तीन सेगमेंट में ले सकते हो। आई होप तुमको क्लियर होगा। बट अभी एक क्वेश्चन जो बच्चा ध्यान से पढ़ेगा उसके माइंड में 100% आएगा, और आना भी चाहिए करके, राइट? तो उसका मैं एक बार तुमको बताता हूँ वो क्या क्वेश्चन है जो कि जनरली आता है तुम्हारे माइंड में, यदि तुम ध्यान से पढ़ते हो तो। तुम देखो, कैश सेगमेंट की बात कर रहा हूँ, इसके अंदर ट्रेडिंग मेंबर क्या करेगा? सिर्फ और सिर्फ क्या करेगा? ट्रेडिंग करेगा, एंड मतलब सिर्फ बाइंग एंड सेलिंग करेगा। एंड ट्रेडिंग कम सेल्फ क्लियरिंग मेंबर क्या करेगा? ट्रेडिंग करेगा, प्लस जो उसने खुद ने ट्रेड्स किया है उनको क्लियर करेगा। बट मेरा क्वेश्चन है कि ये जो ट्रेडिंग मेंबर है, इसकी ट्रेड्स को कौन क्लियर करेगा? ये जो ट्रेडिंग मेंबर है, इसकी ट्रेड्स को कौन क्लियर करेगा? क्योंकि ये जो क्लियरिंग मेंबर है, ये सेल्फ क्लियरिंग मेंबर है, ये तो सिर्फ खुद की ट्रेड्स क्लियर कर सकता है, इसकी थोड़ी ना क्लियर कर सकता है, ठीक है? और यहाँ पे ये दो कैटेगरी ऑफ मेंबरशिप हम अलाउ ही नहीं कर रहे। तो इस कैश सेगमेंट के अंदर ये जो ट्रेडिंग मेंबर ने जो भी ट्रेड्स किया है, उसका कौन क्लियरिंग करेगा? ये मेरा क्वेश्चन है, ठीक है? क्वेश्चन आई होप तुमको समझा होगा। नाउ इसके अंदर इसका जवाब क्या है ना, कि बुक तो पहली बात तो तुम्हारा बुक इसके अंदर जवाब देता नहीं करके, बुक इसके बारे में कुछ भी नहीं बताता करके, राइट? बट क्योंकि जनरली बच्चों को डाउट आता है, इसके लिए मैं इसको आंसर कर रहा हूँ करके, राइट? इस केस में क्या रहता है ना कि तुमको एक अलग से मैकेनिज्म प्रोवाइड किया जाता है बाय क्लियरिंग कॉर्पोरेशन करके, राइट? वो तुमको एक अलग मैकेनिज्म देता है, अलग तरीका देता है, ये इन लोगों को हेल्प करने के लिए, इन लोगों की ट्रेड्स को क्लियर करने के लिए, जो कि तुम्हारे बुक के अंदर मेंशन नहीं है करके, राइट? और प्रैक्टिकली तुम देखोगे तो ज्यादातर लोग क्या करते हैं कैश सेगमेंट के अंदर ट्रेडिंग कम सेल्फ क्लियरिंग मेंबर वाला ये टाइप ऑफ मेंबरशिप लेते हैं, तो ये वाला प्रॉब्लम इतना आता भी नहीं है। बट स्टिल यदि कोई ये सिर्फ जिसने ये मेंबरशिप ले रखा है इन कैश सेगमेंट, उसके लिए क्लियरिंग कॉर्पोरेशन अलग से एक तरीका बता दो जिसके थ्रू आप ट्रेड्स क्लियर कर सकते हो, जो कि अपने सिलेबस में नहीं है। बट स्टिल तुम बच्चों को डाउट आता है तो मैंने बताया। आई होप ये समझा होगा नॉर्मल मेंबरशिप में क्या क्या टाइप्स ऑफ सेगमेंट्स है, देन उसमें कौन कौन सा मेंबरशिप ले सकते हो। अभी बात करते हैं कौन सा, अल्फा मेंबरशिप का, ठीक है? तो अल्फा मेंबरशिप में भी क्या रहेगा, वो ऑल अगेन वो फोर टाइप्स ऑफ सेगमेंट रहते हैं। यहाँ पे दो टेबल में इसने दो ही लिखे, बट चाहो तो तुम यहाँ पे दो और सेगमेंट लिख सकते हो, कैश सेगमेंट, एफएनओ सेगमेंट, एंड करेंसी डेरिवेटिव एंड डेट सेगमेंट। करेंसी डेरिवेटिव एंड यहाँ पे आ जाएगा अपना डेट सेगमेंट, ठीक है? यहाँ पे भी क्या रहेंगे, चारों सेगमेंट रहते हैं। नाउ यहाँ पे नॉर्मल मेंबरशिप में एक चीज डिफरेंट है। क्या डिफरेंट है? यहाँ पे सिर्फ तुमको तीन कैटेगरी के अंदर तुम मेंबरशिप ले सकते हो। जो ये प्रोफेशनल क्लियरिंग मेंबर था, वो यहाँ पे तुम बन ही नहीं सकते। क्या बोला मैंने? तुम यहाँ पे प्रोफेशनल क्लियरिंग मेंबर बन ही नहीं सकते, राइट? बाकी तुम चाहो तो ट्रेडिंग मेंबर ये इन सभी सेगमेंट के अंदर बन सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगेन ट्रेडिंग कम सेल्फ क्लियरिंग मेंबर सब में बन जाओ, एंड ट्रेडिंग कम सेल्फ क्लियरिंग सब में बन सकते हो, एंड ट्रेडिंग कम क्लियरिंग भी ये तुम सब सेगमेंट के अंदर बन सकते हो। बस ये फोर टाइप ऑफ मेंबरशिप अलाउड नहीं है। एक तो ये चीज डिफरेंट है। दूसरा, एक और चीज यहाँ पे डिफरेंट है, वो क्या है? ये वाला लाइन पढ़ो कि भैया यहाँ पे देखो, मेंबरशिप ऑफ अल्फा कैन बी टेकन इन कॉम्बिनेशन विद एनी ऑफ द अबव सेगमेंट। किसी भी ये जो सेगमेंट्स है इनके अंदर तुम जो भी तुमको कॉम्बिनेशन चाहिए उसके अकॉर्डिंग तुम मेंबरशिप ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, करेक्ट? एक्सेप्ट सिर्फ और सिर्फ फ्यूचर एंड ऑप्शन सेगमेंट के अंदर एक रिस्ट्रिक्शन डाला है, क्या? विच हैज टू बी टेकन इन कॉम्बिनेशन विद द कैश सेगमेंट। मतलब क्या है? यदि तुम ये जो वाला सेगमेंट है, फ्यूचर्स एंड ऑप्शन वाला सेगमेंट है, इसके अंदर किसी भी टाइप ऑफ मेंबरशिप लेना चाहते हो ना, इन तीनों में से किसी भी टाइप ऑफ मेंबरशिप लेना चाहते हो ना, तो तुमको साथ में एक कैश सेगमेंट का मेंबरशिप तो होना कंपलसरी है करके, एक कैश सेगमेंट का मेंबरशिप होना कंपलसरी है। सिर्फ और सिर्फ ये रिस्ट्रिक्शन डाला हमने फ्यूचर एंड ऑप्शन सेगमेंट के अंदर ना। अभी देखो, जैसे कि मान लो कि ट्रेडिंग मेंबर बनता है एफएनओ सेगमेंट के अंदर, यदि आपको ट्रेडिंग मेंबर बनना है तो आपको कैश सेगमेंट में से इन दो में से कोई ना कोई एक मेंबरशिप लेना पड़ेगा, ठीक है? यदि आपको एफएनओ सेगमेंट के अंदर ट्रेडिंग कम सेल्फ क्लियरिंग मेंबर बनता है,
तो अगेन कैश सेगमेंट में इन दो में से कोई ना कोई एक मेंबरशिप लेना पड़ता है। अगेन थर्ड वाला जिसके अंदर बच्चों को थोड़ा कंफ्यूजन होता है कि सर इसके सामने तो कुछ लिखा ही नहीं है, तो भाई आपको यहाँ पे इस टाइप ऑफ मेंबरशिप लेना है, ठीक है, तो ले सकते हो ना, बट आपको इन दोनों में से कोई एक मेंबरशिप साथ में लेना पड़ेगा। मतलब क्या है, तुम एफएनओ सेगमेंट के अंदर ट्रेडिंग कम क्लियरिंग मेंबर बन जाओ, एंड कैश सेगमेंट में या तो सिर्फ ट्रेडिंग मेंबर बन जाओ, या फिर इसके अंदर ट्रेडिंग कम सेल्फ क्लियरिंग मेंबर बन सकते हो, राइट। बिकॉज जैसा हमने ऊपर भी देखा था, कैश सेगमेंट के अंदर ये दो टाइप ऑफ मेंबरशिप अलाउड होता है, ट्रेडिंग कम क्लियरिंग मेंबर एंड प्रोफेशनल क्लियरिंग मेंबरशिप अलाउड नहीं होता है। आई होप ये जो कंफ्यूजिंग टॉपिक था उसके अंदर तुमको थोड़ा मैंने सिंप्लीफाइड मैनर के अंदर क्लैरिटी दिया होगा। स्टिल यदि तुम्हारा इसके अंदर कोई भी डाउट है तो ऑफकोर्स तुम कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, जिसका मैं तुमको डिटेल में आंसर दे दूंगा। बट इतना ही है इसके अंदर करके ना, और इसके अंदर कुछ है क्या? हाँ, अभी देखो ये वाला जो चीज मैंने छोड़ा था, ये कुछ नहीं बोलता करके, बस यही तुमको चीज एक्सप्लेन कर रहा है कि तुम क्या क्या कॉम्बिनेशन के अंदर अपना मेंबरशिप ले सकते हो करके, राइट। तुम होलसेल डेट मार्केट के अंदर अपना मेंबरशिप ले सकते हो, कैपिटल मार्केट में ले सकते हो, कैपिटल मार्केट होलसेल डेट मार्केट में ले सकते हो, कैपिटल मार्केट एफएनओ में ले सकते हो करके, राइट। बता रहा है क्या क्या कॉम्बिनेशन के अंदर तुम मेंबरशिप ले सकते हो। बेसिकली कोई भी कॉम्बिनेशन बना के मेंबरशिप ले सकते हो, एक्सेप्ट इन केस ऑफ अल्फा मेंबरशिप, जहां पे यदि आपको एफएनओ सेगमेंट का मेंबरशिप लेना है तो वहां पे कंपल्सरीली आपको साथ में एक ना एक कैश सेगमेंट का भी मेंबरशिप लेना पड़ेगा। बस वही एक रिस्ट्रिक्शन है, उसके अलावा जो कॉम्बिनेशन बनाना बना। और यहाँ पे बस एक लास्ट में एक ये वाला पॉइंट में ध्यान दे देना, जो क्लियरिंग मेंबरशिप की बात करता है करके, राइट। ऑफ अब क्लियरिंग मेंबर होता है किसके, तो जो तुम्हारा नेशनल सिक्योरिटी क्लियरिंग कॉर्पोरेशन बना हुआ करके, राइट, उसके अंदर तुम क्लियरिंग मेंबर बनते हो। समझे, ये जो एक नेशनल सिक्योरिटी क्लियरिंग कॉर्पोरेशन बना है जिसका मेन काम ही क्लियरिंग का होता है, उसके अंदर तुमको क्लियरिंग मेंबर बन सकते हो करके। तो यहाँ पे तुम ये सारे टाइप्स ऑफ क्या बन सकते हो, मेंबर बन सकते हो। बस लास्ट में एक ध्यान दो, प्रोफेशनल क्लियरिंग मेंबर इज ओनली एप्लीकेबल फॉर एफएनओ सेगमेंट एंड करेंसी डेरिवेटिव सेगमेंट, राइट। बट यहाँ पे एक चीज इसने भूल गया, डेट सेगमेंट के अंदर भी ये अलाउड होता है क्या, डेट सेगमेंट के अंदर भी ये अलाउड होता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, प्रोफेशनल क्लियरिंग मेंबर तुम एफएनओ सेगमेंट, करेंसी डेरिवेटिव, डेट सेगमेंट, इनके अंदर भी लिख सकते हो करके, बन सकते हो करके। बस कैश सेगमेंट के अंदर ही बनना अलाउड नहीं होता, राइट। ये इसका प्रिंटिंग मिस्टेक है, राइट, ये कोई कंसेप्चुअल मिस्टेक नहीं, प्रिंटिंग मिस्टेक है। तो इसको तुम ऐड कर लेना, बिकॉज यहाँ पे तुमको इस चार्ट से क्लियरली समझता है करके, ठीक है। चलो, अभी इसके अंदर यहाँ पे कुछ नहीं, जो हमने चीज डिस्कस किया था उसी को थियोरेटिकल वे में डिस्क्राइब करा, तो इसके अंदर मैं वापस नहीं जा रहा हूँ। और इसके अंदर कुछ अलग है क्या? हाँ, बस ये लास्ट वाला लाइन देख लो, द ट्रेडिंग मेंबर रजिस्टर्ड इन एफएनओ सेगमेंट एंड इन करेंसी डेरिवेटिव सेगमेंट आर ऑल्सो एलिजिबल टू ट्रेड इन इंटरेस्ट रेट फ्यूचर मार्केट करके, राइट। ये कि बस ये लास्ट पॉइंट ये नहीं है, ये क्या बोलता है कि जो पर्सन क्या है एफएनओ सेगमेंट में रजिस्टर्ड है एंड करेंसी डेरिवेटिव सेगमेंट में रजिस्टर्ड है, वो चाहे तो इंटरेस्ट रेट फ्यूचर मार्केट जो होता है करके उसके अंदर भी एंट्री ले सकता है, उसके भी ट्रेड्स कर सकता है, राइट। अब तुम देखो यहाँ पे फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस है, चाहे यहाँ पे करेंसी डेरिवेटिव के अंदर बात करो या फिर इंटरेस्ट रेट फ्यूचर्स की बात करो, ये सब अल्टीमेटली किसके पार्ट है, डेरिवेटिव मार्केट के पार्ट है, राइट। क्योंकि डेरिवेटिव मार्केट में तुम्हारा फ्यूचर्स ऑप्शंस ये सब बातें करते हैं, राइट। एंड मैंने बोला फ्यूचर्स एंड ऑप्शन डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट किसी भी के ऊपर किए जा सकते हैं, चाहे इंटरेस्ट रेट हो, चाहे करेंसी हो, चाहे तुम्हारा स्टॉक्स हो, इंडेक्स हो, किन के ऊपर भी कर सकते हो। तो ये साथ में तुमको लेना अलाउड है। आई होप ये तुमको जो बहुत कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक जो बुक में दे रखा था उसके ऊपर क्लैरिटी आया होगा। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक व्हिच इज एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर मेंबरशिप एट द एनएससी। मतलब तुमको यदि एनएससी पे, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर मेंबरशिप चाहिए, मेंबरशिप कौन सी मेंबरशिप की बात कर रहे हैं, ट्रेडिंग मेंबरशिप की बात कर रहे हैं। बेसिकली तुमको एनएससी के अंदर स्टॉक ब्रोकर बनना है, ट्रेडिंग मेंबर बनना है, तो उसके लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, कौन कौन पर्सन एलिजिबल रहेगा, उसका यहाँ पे डिस्कशन कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे पहले तो ये जनरल कुछ तुमको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बताया, ये कंडीशंस मीट करना पड़ेगा, फिर इनमें से एक स्पेसिफिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को यहाँ पे इन डिटेल डिस्कस किया करके, राइट, जो कि हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। इसको एक बार रीड करते हैं। द स्टैंडर्ड फॉर एडमिशन ऑफ मेंबर्स आर लेड डाउन बाय द एक्सचेंज इन टर्म्स ऑफ कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर, विच इज कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर का मतलब होता है शेयर होल्डिंग पैटर्न, और भी सिंपल लैंग्वेज में तो कौन पर्सन के पास में कितना ओनरशिप है, किसके पास में कितना ओनरशिप है, उसको तुम कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर या फिर शेयर होल्डिंग पैटर्न कह सकते हो, राइट। किसके पास में कितने शेयर्स हैं, फिर किसके पास में कितना ओनरशिप है, वन ऑफ द सेम थिंग। फिर आता है तुम्हारा कैपिटल एडिक्वेसी, मतलब कि तुम्हारे पास पैसा कितना है, एडिक्वेट कैपिटल है या नहीं है तुम्हारे पास, वो यहाँ पे देखते हैं। साथ में नेटवर्थ, ये भी हम देखते हैं नेटवर्थ क्या होता है ना। नेटवर्थ एक बार एक सिंपल लैंग्वेज में बता देता हूँ क्या होता है। नेटवर्थ होता है कि तुमने अब तक लाइफ टाइम में तुम्हारे बिजनेस के अंदर कितना पैसा इकट्ठा किया, ठीक है। और इसको कैलकुलेट करने का फॉर्मूला चाहिए तो वो भी दे सकता हूँ मैं तुमको। जितने भी तुम्हारे एसेट्स है, टोटल एसेट्स माइनस इसको तुम कर दोगे एक्सटर्नल लाइबिलिटी, तो तुम्हारा आ जाता है नेटवर्थ। और
एक और इसका फॉर्मूला होता है, चाहिए फॉर्मूला चाहिए तो बाकी नीड नहीं है। जो तुम्हारा पेड अप शेयर कैपिटल तो होता है वो प्लस रिजर्व एंड सरप्लस, ये तुम ऐड करते हो तो तुम्हारा ये नेटवर्थ आ जाता है। ये कॉमर्स वालों के लिए दोनों फॉर्मूले उनको समझेगा, उनको क्यों बैलेंस शीट वगैरह पढ़ता है। बाकी यदि आप साइंस या फिर ह्यूमैनिटीज हो तो सिंपल नेटवर्क का ये मतलब समझो कि आपका बिजनेस के अंदर अब तक आपने टोटल कितना पैसा इकट्ठा किया, कितने एसेट्स इकट्ठे किए, ये सब इसका मतलब होता है, ठीक है ना। फिर आता है इंटरेस्ट फ्री सिक्योरिटी डिपॉजिट। ये सिंपल तुमको सिक्योरिटी डिपॉजिट देना पड़ता है, इसको तो हम डिस्कस करेंगे। इंटरेस्ट फ्री सिक्योरिटी डिपॉजिट एंड क्वालिटी सिक्योरिटी डिपॉजिट, इन दोनों को हम डिटेल में आगे चल के डिस्कस करेंगे। फिर आपका ट्रैक रिकॉर्ड ये भी चेक किया जाता है, आपका एजुकेशन, आपका एक्सपीरियंस, इन सब चीजों का हम क्या करते हैं, चेक करते हैं बिफोर गिविंग द एडमिशन करके। बिफोर आपको मेंबर बनाए इससे पहले ये सारी चीजें चेक होती है। दिस इज डन टू एंश्योर द क्वालिटी ऑफ स्टॉक ब्रोकिंग सर्विस एज टू बिल्ड एंड सस्टेन। ये कुछ नहीं, ये क्वालिटी एंश्योर करेगा, इसके लिए हम ये चीजें चेक करते हैं। नाउ जैसे मैंने बोला, ये कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, कुछ जनरल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको बता दी, ये चीजें हम चेक करते हैं। अब कुछ एक स्पेसिफिक, ये वाला जो था कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर, शेयर होल्डिंग पैटर्न, उसके बारे में हम इन डिटेल डिस्कस करेंगे यहाँ पे करके, राइट। चलो, या कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर या फिर शेयर होल्डिंग पैटर्न, इसका मतलब क्या है, पहले एक बार सिंपल लैंग्वेज में मतलब समझना, क्योंकि बुक्स के अंदर सीधा डीप डाइव करेंगे क्या लिखा हुआ है टेक्स्ट के अंदर तो तुम थोड़ा कंफ्यूज हो जाओगे। तो सबका ध्यान यहाँ पे होना चाहिए 1 मिनट के लिए, राइट ना। अभी यहाँ पे इस पॉइंट का अपना पर्पस क्या है कि हमको पता करना है कि जो आपका ट्रेडिंग मेंबर है, जो आपका स्टॉक ब्रोकर है, उसका ओनर कौन है करके, राइट ना। जो बिजनेस बड़े होते हैं, जो कंपनीज होती है, वहां पे कोई एक पर्सन ओनर नहीं होता, बल्कि मल्टीपल ओनर्स होते हैं करके, राइट। तो उस केस में हमको आइडेंटिफाई करना है कि वो मेन पर्सन कौन है जो कि रिस्पॉन्सिबल रहेगा ये सारे बिजनेस ऑपरेशन के लिए। फॉर एग्जाम्पल, अदर एक अलग एग्जाम्पल लेके बता दो, जैसे रिलायंस कंपनी है, राइट ना। इस इन जनरल तुमको पूछेगा तो उसका ओनर कौन है, कि मुकेश अंबानी एंड उसका फैमिली उसका ओनर है, ये जनरली तुम आंसर दोगे। बट रिलायंस कंपनी का ओनर तो कोई भी बन सकता है। यदि आप रिलायंस कंपनी का एक भी शेयर खरीदते हो तो आप भी तो उस कंपनी के एक छोटे से ओनर बन जाओगे। अल्टीमेटली किसी कंपनी का ओनर कैसे बनते हैं, उस कंपनी के शेयर खरीदो और तुम ओनर बन जाओगे। तो उस कंपनी का छोटा सा एक भी शेयर तुमने खरीदा तो तुम भी छोटे से हिस्से के ओनर बन जाओगे। बट मेन ओनर कौन है, अंबानी फैमिली, क्योंकि उनके पास करीब 50 से 55% ओनरशिप क्या है उनके पास में। तो वो क्या है, मेन लोग है, राइट। यदि रिलायंस कंपनी कुछ गड़बड़ वगैरह करती है तो हम किसको पकड़ेंगे, अंबानी फैमिली को पकड़ेंगे, राइट। तो यहाँ पे रिलायंस का ओनर कौन है, कोई भी पर्सन हो सकता है जिसके पास शेयर है, बट मेन ओनर कौन है, अंबानी फैमिली। तो जो ये मेन ओनर है, इसको हम यहाँ पे अपने यहाँ पे टेक्निकली क्या बोलेंगे, डोमिनेंट प्रमोटर ग्रुप। मेन ओनर को हम क्या बोलेंगे, डोमिनेंट प्रमोटर ग्रुप, जो कि उस कंपनी के मेजर डिसीजंस वगैरह लेता है। एंड इन केस यदि वो कंपनी कुछ गड़बड़ घोटाला करती है तो हमको पता है कि किसको जाके पकड़ना है। रिलायंस ने यदि कुछ फ्रॉड किया तो हम पकड़ेंगे किसको, अंबानी फैमिली को पकड़ेंगे, ना कि उस पर्सन ने जिसने एक शेयर होल्ड करके रखा है या फिर 2 शेयर होल्ड करके रखा है। उनको नहीं पकड़ेंगे, वो छोटे मोटे लोग हैं, उनको कुछ पता ही नहीं कंपनी में क्या चलता है। बट जो मेन ओनर है उसको पकड़ेंगे। मेन ओनर को यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, डोमिनेंट प्रमोटर ग्रुप। सेम यही कॉन्सेप्ट यहाँ पे अपना चलेगा करके, जो अपना ट्रेडिंग मेंबर रहेगा उसके हम आइडेंटिफाई करेंगे, जो डोमिनेंट प्रमोटर ग्रुप है, जो मेन ओनर है वो कौन है करके, ताकि हम ये आइडेंटिफाई कर सके कभी कुछ गड़बड़ घोटाला हुआ तो किसको पकड़ना है, किस पर्सन को अकाउंटेबल ठहराना है। इसके लिए हम ये कंडीशन लेके आए करके, राइट। तो अभी अपने इसके अंदर टॉपिक में अपना मेन पर्पस यही रहेगा कि डोमिनेंट प्रमोटर ग्रुप कौन है, उसको आइडेंटिफाई कैसे करना है, उसके लिए क्या क्राइटेरिया, वही डिस्कस करना है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं पढ़ना चालू करता हूँ। सिक्योरिटी मार्केट क्या होता है, बहुत ज्यादा वॉलेटाइल होते हैं, बहुत ज्यादा रिस्की होते हैं करके, राइट। इसके लिए हमने क्या कुछ रिस्क कंटेनमेंट मैकेनिज्म बनाए करके, स्टॉक एक्सचेंज ने कुछ रिस्क कंटेनमेंट मैकेनिज्म बनाए। उनमें से एक मेजरमेंट क्या है, एक टूल क्या है, वो है डोमिनेंट प्रमोटर या फिर शेयर होल्डर ग्रुप, ठीक है। जो कि बेसिकली क्या कॉन्सेप्ट है, अगेन जैसे मैंने बताया था, उसको आइडेंटिफाई करना ताकि कुछ गड़बड़ घोटाला हुआ तो उसको पकड़ पाए करके। Which is very unique for applicants acquiring membership of the NSE. Shareholders holding the majority of shares have a dominant role in the affairs of the company. मतलब कंपनी के काम काज के अंदर जिनके, वो इंसान जिसके पास ज्यादातर शेयर है उसका ही क्या होता है, बोलबाला होता है, वही क्या करता है, मेजर डिसीजंस लेता है करके, राइट। जैसे रिलायंस की पूरे कंपनी के जो डिसीजंस होते हैं करके, मेनली उसके अंदर कौन इन्वॉल्व है, अंबानी फैमिली ना। इन केस ऑफ एनी डिफॉल्ट बाय द ब्रोकिंग एंटिटी, ये वो वाला पॉइंट जो मैं तुमको डिस्कस कर रहा था, कोई डिफॉल्ट होता है तो द एक्सचेंज शुड बी एबल टू आइडेंटिफाई एंड टेक एक्शन अगेंस्ट द पर्सन हु आर बिहाइंड द कंपनी। The exchange therefore needs to know the background, financial soundness, and integrity of the shareholders holding such controlling interest, right? Hence, during the admission process, जो कि बाद में explain करेगा, dominant shareholders are called for interview with the membership recommendation committee, right?
आपने को सिंपल इतना ही ध्यान रखना है कि डोमिनेंट प्रमोटर ग्रुप कौन है उसको आइडेंटिफाई करना, ताकि कुछ गड़बड़ घोटाला हो तो उसको पकड़ सके करके। और उसके लिए बहुत सारी चीजें यहाँ पे हमने बता रखी है, डिस्कस करते हैं आगे चल के। डोमिनेंट प्रमोटर नॉर्म्स आर एप्लीकेबल टू ऑल ट्रेडिंग मेंबर्स, सबके लिए एप्लीकेबल रहेगा। द नॉर्म्स रिलेटेड टू डोमिनेंट प्रमोटर फॉल्स इन डिफरेंट कैटेगरीज, जैसे कि ये करके अभी इनको यहाँ पे डिस्कस नहीं कर रहा, सीधा यहीं पे डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है ना। डोमिनेंट प्रमोटर ग्रुप रहेगा, उसके लिए देखो अलग अलग कैटेगरीज के अंदर अलग अलग सिचुएशन रहेगा। पहला है क्या, अनलिस्टेड कॉर्पोरेट ट्रेडिंग मेंबर, जिसका मतलब क्या है, कोई भी ऐसा ट्रेडिंग मेंबर, कोई भी ऐसा स्टॉक ब्रोकर जो कि कंपनी बना के क्या कर रहा है, ट्रेडिंग कर रहा है, और वो कंपनी जो है वो शेयर मार्केट में लिस्टेड नहीं है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, अनलिस्टेड कॉर्पोरेट ट्रेडिंग मेंबर। इसका तुमको एग्जांपल देना हो तो रियल लाइफ में भी क्या क्या एग्जांपल है, जैसे कि अब स्टॉक्स हुआ, फिर तुम्हारा जीरोधा हुआ, जीरोधा, ये दो एग्जांपल मैंने आपको दिए, जो कि क्या है, ट्रेडिंग मेंबर है, जो कि स्टॉक ब्रोकर है, और वो कंपनी बना के क्या कर रहा है, अपना बिजनेस कर रहे हैं, बट वो शेयर मार्केट के अंदर लिस्टेड नहीं है। मतलब तुम जीरोधा, अपस्टॉक्स, इनके शेयर्स शेयर मार्केट में जाके परचेज नहीं कर सकते हो, तो इसको क्या बोलेंगे, अनलिस्टेड कॉर्पोरेट ट्रेडिंग मेंबर। तो ऐसी कंपनी जो है अनलिस्टेड कॉर्पोरेट ट्रेडिंग मेंबर, इनके केस में डोमिनेंट प्रमोटर ग्रुप कौन रहेगा, वो हमको आइडेंटिफाई करना है। तो सिंपल है, वो पर्सन जिसके पास में क्या 51% कंपनी का शेयर्स है, क्या है 51%, मिनिमम कितना होना चाहिए, 51% शेयर्स जिसके पास है, वो पर्सन को हम बोलेंगे डोमिनेंट प्रमोटर ग्रुप। नाउ देखो, किसी एक पर्सन के पास में इतना बड़ा ओनरशिप होना जनरली पॉसिबल नहीं होता, जनरली नहीं होता, राइट। तो 51% तुमको एक पर्सन के पास में तो मिलेगा नहीं करके ओनरशिप, तो हमने यहाँ पे क्या अलाउ किया कि कुछ और लोगों को भी इसके अंदर इंक्लूड किया। तो जो 51% ओनरशिप है, शेयर्स आपको होल्ड करने हैं, वो या तो आप खुद से अकेला पर्सन क्या कर सकता है, होल्ड कर सकता है, या फिर इन लोगों के साथ में मिलके भी तुम क्या कर सकते हो, 51% ओनरशिप होल्ड कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। यदि इन लोगों के साथ मिलके तुम क्या करते हो, 51% ओनरशिप होल्ड करते हो, तो सबको हम कलेक्टिवली क्या बोलेंगे, कि ये मिलके क्या है, अपना डोमिनेंट प्रमोटर ग्रुप है। तो कभी गड़बड़ घोटाला हुआ तो इन सबको पकड़ के हम क्या करेंगे, अकाउंटेबल ठहराने वाले हैं, ठीक है। तो आप या तो खुद से ये 51% होल्ड कर लो, या फिर अपने रिलेटिव के साथ मिलके 51% वाला क्राइटेरिया सेटिस्फाई करो, या फिर वो पर्सन जो कि तुम्हारे कंट्रोल के अंदर है, तुम्हारे कंट्रोल के अंदर आते हैं, उन लोगों के साथ मिलके तुम क्या कर सकते हो, 51% वाला क्राइटेरिया मीट कर सकते हो, या फिर जो तुम्हारे स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टर्स है करके, उनके साथ तुम मिलके ये 51% वाला क्राइटेरिया सेटिस्फाई कर सकते हो। तीनों को थोड़ा और डिटेल में मैं बताना चाहूंगा। पहला तो तुम सिंपल लैंग्वेज में तो समझा ना, 51% शेयर्स चाहिए, या तो खुद से कर सकते हो, या फिर अपने रिलेटिव के साथ में, या फिर ऐसे लोग जो तुम्हारे कंट्रोल के अंदर आते हैं, या फिर अपने स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टर, इन लोगों के साथ मिलके भी तुम ये 51% वाला क्राइटेरिया सेटिस्फाई कर सकते हो। यदि तुम मोर देन वन लोग मिलके ये 51% ओनरशिप रखते हैं, 51% शेयर्स रखते हैं, तो उनको हम कलेक्टिवली मिलाकर हम क्या बोलेंगे, कि डोमिनेंट प्रमोटर ग्रुप बोलेंगे। कुछ गड़बड़ घोटाला हुआ तो सबको रिस्पॉन्सिबल ठहराएंगे। अंडरस्टूड। थोड़ा सा और एक्सप्लेन करता हूँ यहाँ पे मैं। रिलेटिव्स, अब देखो कोई भी रिलेटिव नहीं हो सकता ना, तुम ऐसा नहीं बोल सकते कि मेरे फूफा जी भी मेरे रिलेटिव है, मेरे कोई दूर के कोई बहुत सालों पहले के चाचा है वो भी मेरे रिलेटिव, ऐसा नहीं बोल सकते। तो लोगों ने क्या बोला ना, एक डेफिनेशन दे रखा है, कंपनीज एक्ट के अंदर बता रखा है कौन कौन रिलेटिव हो सकता है, तो उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए। फिर यहाँ पे देखो कौन कौन पर्सन तुम्हारे कंट्रोल में रहेगा करके, ये थोड़ा समझने जैसी बात है करके। लेट्स से कि एक कंपनी है, कौन सी कंपनी है, एक कंपनी है, कंपनी ए, ठीक है। कंपनी, चलो यार नहीं यार, ये हाइपोथेटिकल एग्जांपल नहीं, तो कुछ रियल एग्जांपल लेता हूँ। जैसे कि कंपनी है अपना जोमेटो, कौन सा कंपनी है, जोमेटो एक कंपनी है, तुमको पता है। और जो एक अपना कंपनी है ब्लिंकिट, ब्लिंकिट, ये दो कंपनी, एक है जोमेटो, दूसरा है ब्लिंकिट। तुमको पता है जो ब्लिंकिट ये करके कंपनी है करके, इसका ओनर जोमेटो है, इसका ओनर जोमेटो है, क्या तुमको ये पता है कि नहीं पता? नहीं पता तो इट्स एन इंटरेस्टिंग फैक्ट, पता रखना चाहिए, राइट। ये जो ब्लिंकिट है, इस कंपनी का ओनर कौन है, जोमेटो ओनर है, राइट। जोमेटो ने इस कंपनी को काफी साल 3-4 साल पहले खरीदा था करके, राइट। तो नाउ अभी जोमेटो को इस कंपनी के अंदर क्या मोर देन 50% ओनरशिप है, क्या है मोर देन 50% ओनरशिप, क्या है जो मतलब जोमेटो ने ब्लिंकिट का 50% से ज्यादा हिस्सा खरीद रखा है, ठीक है। तो इस केस में मेरे को बात बताओ, ब्लिंकिट के अंदर जो भी बड़े बड़े डिसीजन लिए जाएंगे वो कौन लेगा, जोमेटो लेगा, क्यों? क्योंकि मेजोरिटी ओनरशिप इसके पास में है करके। तो मैं क्या बोलूंगा, जोमेटो के लिए ब्लिंकिट क्या हो गया, सब्सिडरी हो गया, क्या हो गया, सब्सिडरी हो गया, सब्सिडियरी कंपनी हो गया, सब्सिडरी कंपनी हो गया करके, राइट। अगेन तुमको समझा, जोमेटो के लिए ब्लिंकिट क्या हो गया, उसका सब्सिडरी कंपनी हो गया। और ब्लिंकिट के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचोगे तो उसके लिए जोमेटो क्या हो जाएगा, उसका पेरेंट कंपनी हो गया, उसके लिए क्या हो गया, पेरेंट कंपनी हो गया।
पेरेंट कंपनी क्यों? क्योंकि जो पेरेंट बोलेंगे वो उसको करना पड़ेगा, राइट? तो इस तरीके से इसको बोलते हैं। सब्सिडरी कंपनी का मतलब तुमको ये ध्यान रखना, बिकॉज ये बार बार आता रहता है करके। सब्सिडरी कंपनी क्या होती है? तो कोई भी कंपनी जिसने किसी दूसरी कंपनी का मोर देन 50% ओनरशिप ले रखा है, तो उस कंपनी के लिए ये कंपनी क्या हो जाएगी? सब्सिडरी कंपनी हो जाएगी। अपने एग्जाम्पल में जोमेटो के पॉइंट ऑफ व्यू से जब तुम सोचोगे, तो ब्लिंकिट क्या रहेगा? उसकी सब्सिडरी कंपनी रहेगा, राइट? और ब्लिंकिट के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचोगे तो जोमेटो उसका पेरेंट कंपनी रहेगा। नाउ अभी क्या बोल रहा है ब्लिंकिट? एक बात बताओ, ब्लिंकिट जो कंपनी है, क्या वो जोमेटो के कंट्रोल में है या नहीं? ऑफ कोर्स है। तो बस ये यहाँ पे पॉइंट था। यस, अपना कंटिन्यू करते हैं। See, इस टाइम पे ना मेरे को हमेशा डिस्टरबेंस आता है, बिकॉज इस टाइम पे मेरा टिफिन वाला आता है। तो जब वो कभी टाइम पे आ जाता है, तो मतलब टाइम पे मतलब थोड़ा लेट करता है, तो मेरा वीडियो कंप्लीट हो जाता है। बट यदि वो टाइम पे आ जाता है, तो मेरे को एक बार बीच में वीडियो रोक के उसे टिफिन कलेक्ट करना होता है करके। इस वजह से तुम देखोगे हर वीडियो में कभी ना कभी मेरे को 1 सेकंड के लिए पॉज करना पड़ता है करके, राइट? बट आई होप दैट्स नॉट अ टू मच ऑफ इनकन्वीनियंस टू आस्क फॉर, राइट? चलो यहाँ पे अपना कंटिन्यू करते हैं, कहाँ तक जोड़ा था हमने करके। तो ये वाला रिलेटिव वाला तुम पॉइंट समझ गए करके, कंट्रोल वाला पॉइंट समझ गए। तो अभी जोमेटो के लिए ये जो ब्लिंकिट क्या रहेगा, उसका सब्सिडरी क्या रहेगा, कंट्रोल के अंदर आएगा, राइट? तो देखो यहाँ पे कंट्रोल का थोड़ा मीनिंग भी उसने एक्सप्लेन किया है कि कंट्रोल मींस राइट टू अपॉइंट मेजॉरिटी ऑफ डायरेक्टर्स। मतलब अभी ब्लिंकिट जोमेटो चाहे तो क्या कर सकते हैं, इस कंपनी में सारे डायरेक्टर्स अपॉइंट कर सकता है करके, राइट? और अगेन डायरेक्टर्स क्या होते हैं? कंपनी के अंदर जो डिसीजंस लिए जाते हैं उनके अंदर डायरेक्टर भी हेल्प करते हैं, राइट? डायरेक्टर इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट लोग होते हैं करके, तो उनको डायरेक्टर्स बोलते हैं। तो ब्लिंकिट चाहे तो ये डायरेक्टर लोगों को अपॉइंट कर सकता है, एंड हाँ, डायरेक्टर लोगों को अपॉइंट कर सकते हैं, पहला। दूसरा, कंट्रोल द मैनेजमेंट और पॉलिसी डिसीजन, अगेन ये भी ब्लिंकिट कर सकता है। तो ये इसका कंट्रोल का मतलब होगा। और तुम कंट्रोल तभी कर पाओगे जब तुम्हारे पास उसके अंदर मेजोरिटी ऑफ ओनरशिप है। ये कंट्रोल का मीनिंग याद रखना, क्योंकि बार बार अपना रिपीट होएगा, राइट? ये सब्सिडरी क्या होता है, कंट्रोल क्या होता है, पेरेंट कंपनी क्या होता है, ये बार बार रिपीट होता है। तो ये अपने ध्यान रखना ये पॉइंट को, क्योंकि हर बार आई थिंक एक्सप्लेन करना पॉसिबल नहीं होता। फिर लास्ट में स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टर के साथ में भी तुम क्या कर सकते हो, मिलके ये 51% ओनरशिप रख सकते हो। स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टर्स क्या होते हैं वो जरा समझ लो। ये वो लोग होते हैं कि जो अपने बिजनेस के अंदर पैसा तो देते ही हैं, साथ में पैसा देंगे और ओनरशिप लेंगे, वो तो ये ऑफ कोर्स होता ही है करके। इसके साथ में वो क्या करते हैं, आपको बहुत सारा अपना एडवाइस देते हैं, प्लस उनके जो कुछ कनेक्शंस वगैरह होते हैं, उनके जो नेटवर्क वगैरह होता है, वो भी आपको देते हैं ताकि आपका बिजनेस ग्रो करे, राइट? अब आपको वो कोई चैरिटी नहीं करते, आपका बिजनेस ग्रो होएगा तो उन्होंने जो आपके बिजनेस में इन्वेस्ट किया वो भी तो ग्रो होएगा ना, इसके लिए वो आपका हेल्प करता है, करेक्ट? इसलिए तुम देखोगे शार्क टैंक में कोई जाता है और अपना पैसे लेता है और उसके बदले में ओनरशिप सेल करता है, शेयर सेल करता है। तो इसके लिए वो तुमको वो बोलेंगे, शार्क को सुना होगा कि हम आपके बिजनेस को ग्रो करने में हेल्प करेंगे, हम अपने कनेक्शन आपको देंगे करके, राइट? हम अपना एक्सपर्टीज आपके साथ शेयर करेंगे, और ये सब चीजें वो बोलते रहते थे, राइट? तो ये पहला वाला पॉइंट हुआ कि जो तुम्हारा अनलिस्टेड कॉर्पोरेट ट्रेडिंग मेंबर है, उसमें जो हमें डोमिनेंट प्रमोटर शेयर होल्डर, डोमिनेंट प्रमोटर ग्रुप, उसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? तो उसके पास मिनिमम 51% का शेयर होना चाहिए। इन लोगों के साथ मिलके वो 51% शेयर होल्ड कर सकता है। नाउ लेट्स टॉकिंग अबाउट नेक्स्ट कैटेगरी, विच इज लिस्टेड कॉर्पोरेट ट्रेडिंग मेंबर। जो लिस्टेड कॉर्पोरेट ट्रेडिंग मेंबर है, इसका क्या मतलब है? वो ट्रेडिंग मेंबर, वो स्टॉक ब्रोकर जो कि कंपनी बना के ट्रेडिंग कर रहे हैं, स्टॉक ब्रोकर का काम कर रहे हैं, एंड वो कंपनी शेयर मार्केट के अंदर लिस्टेड भी है। इसके कुछ एग्जांपल देखे तो जैसे कि एंजल वन, ये कंपनी लिस्टेड है शेयर मार्केट के अंदर, तुम चाहो तो इसके शेयर्स परचेज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और एक और कंपनी जो लिस्टेड है, ग्रो, ग्रो कंपनी ये लिस्टेड है करके, राइट? तो इनके तुम क्या कर सकते हो, लिस्टेड कॉर्पोरेट ट्रेडिंग मेंबर है, इनके तुम भी चाहो तो शेयर परचेज कर सकते हो। तो इनके केस में वो जो डोमिनेंट प्रमोटर ग्रुप है वो कौन होने वाला है करके, तो सिंपल सा चीज बताता है कि जो ऑफर डॉक्यूमेंट के अंदर इन्होंने बोला है, जो ऑफर डॉक्यूमेंट के अंदर इन्होंने बोला है, या फिर जो लिस्टिंग एग्रीमेंट में बोला है, विच एवर इज लेटर, वो पर्सन क्या रहेगा, इनका डोमिनेंट प्रमोटर ग्रुप होगा। मतलब समझो जरा, राइट? जब तुम अपना कंपनी का क्या लेके आओ, आईपी लेके आओ, ठीक है? और आईपी लेके आओ तो उसके अंदर तुमको ऑफर डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करना है, जिसके अंदर प्रोस्पेक्टस और बहुत सारी अदर चीजें आती है, जिसके अंदर तुम कंपनी की डिटेल्स वगैरह देते हो, तो उसको हम बोलते हैं ऑफर डॉक्यूमेंट। नाउ इसके अंदर तुमको कंपनी की डिटेल्स के साथ साथ में ये भी बताना पड़ता है कि तुम्हारे कंपनी का प्रमोटर कौन है, तुम्हारे कंपनी का डोमिनेंट प्रमोटर ग्रुप कौन है, ये भी तुमको यहाँ पे इस डॉक्यूमेंट में बताना पड़ता है। साथ में एक और चीज होता है लिस्टिंग एग्रीमेंट करके, जो कि स्टॉक ब्रोकर एंड एनएससी बीएससी स्टॉक एक्सचेंज इनके बीच में होता है करके। तो इस एग्रीमेंट के अंदर भी तुमको बताना है कि तुम्हारी कंपनी के अंदर डोमिनेंट प्रमोटर ग्रुप कौन है, ठीक है? तो इन दोनों में से जो भी चीज बाद में हुआ, पहले ऑफर डॉक्यूमेंट हुआ, या फिर ये सॉरी, इन दोनों में से बाद में कौन हुआ, ऑफर डॉक्यूमेंट बाद में बना,
या फिर लिस्टिंग एग्रीमेंट बाद में बना। तो इन दोनों में जो भी चीज बाद में हुई ना, उसमें जाके तुम चेक करो कि डोमिनेंट प्रमोटर ग्रुप कौन था। तो जो भी वो पर्सन डोमिनेंट प्रमोटर ग्रुप वहां पे लिखा होगा, वो पर्सन तुम्हारा क्या बन जाएगा, डोमिनेंट प्रमोटर ग्रुप मान लिया जाएगा। इतना सिंपल है करके, राइट। तो लिस्टेड कॉर्पोरेट ट्रेडिंग मेंबर के अंदर तो आई होप कोई दिक्कत ही नहीं करके, सिंपली तुमको इतना ही करना है, और बाकी सब इसके अंदर बकवास लिखा है, राइट। चलो, और कुछ लिखा तो नहीं कुछ काम का? हाँ, नहीं, बाकी ठीक है ना। अगले इसके आगे मूव करते हैं। कॉर्पोरेट शेयर होल्डर टू बी आइडेंटिफाइड एज डोमिनेंट शेयर होल्डर। देखिए ये पॉइंट क्या बोलता है कि जो डोमिनेंट शेयर होल्डर की हम बात करते हैं, डोमिनेंट प्रमोटर ग्रुप आइडेंटिफाई करना है, डोमिनेंट शेयर होल्डर आइडेंटिफाई करना है। क्या ऐसा हो सकता है कि हाइपोथेटिकल एग्जांपल अगेन, कि ये ग्रो करके एक कंपनी है, ग्रो करके एक अपना क्या स्टॉक ब्रोकर है, क्या इसके अंदर जो डोमिनेंट प्रमोटर ग्रुप अपने को चाहिए, या फिर डोमिनेंट शेयर होल्डर जो अपने को चाहिए, क्या ये कोई रिलायंस जैसी कंपनी बन सकती है क्या? इंस्टेड ऑफ कोई ह्यूमन बीइंग, कोई ऐसी कंपनी डोमिनेंट प्रमोटर ग्रुप बन सकती है क्या? क्या ये कंपनी मेजॉरिटी ऑफ शेयर होल्ड कर सकती है क्या? यस और नो। बिकॉज देखो, कोई ह्यूमन बीइंग यदि डोमिनेंट प्रमोटर ग्रुप है तो इजी हो जाता है, तुम उसको पकड़ के क्या कर सकते हो, गड़बड़ हुआ तो उसको पकड़ के तुम अकाउंटेबल ठहरा सकते हो। बट मान लो कि रिलायंस जैसी कंपनी यदि डोमिनेंट प्रमोटर ग्रुप है, और इस कंपनी ग्रो ने कुछ गड़बड़ किया, तो रिलायंस को तुम कैसे पनिश करोगे? रिलायंस को तो तुम जेल में डाल नहीं सकते ना, रिलायंस को तुम थोड़ी डाल सकते हो करके, राइट। तो मेरे को बताओ कि जो अपना कोई भी ट्रेडिंग मेंबर है, उसके केस में जो डोमिनेंट प्रमोटर ग्रुप है, क्या वो डोमिनेंट प्रमोटर ग्रुप कोई ना कोई कंपनी डोमिनेंट प्रमोटर ग्रुप हो सकती है क्या? तो इसका आंसर है यस, वो हो सकती है। बट उसके लिए कंडीशन क्या है कि जो कॉर्पोरेट मेंबर है, जो कॉर्पोरेट प्रमोटर है, राइट, उसको एक कोई ह्यूमन बीइंग आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, जो कि क्या रहेगा, उसका रिप्रेजेंटेटिव रहेगा। और यदि कभी हमको किसी को जेल में डालने की बारी आई, तो जो वो पर्सन रहेगा उसको हम डालेंगे। लेट्स से रिलायंस ने अनंत अंबानी को ऐसा वो पर्सन आइडेंटिफाई कर लिया कि ठीक है, मतलब मेन ओनरशिप का जो शेयर तो किसके नाम पे है, रिलायंस के नाम पे शेयर लगे है, ठीक है। पर रिलायंस को एक पर्सन को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि भैया कुछ गड़बड़ घोटाला हुआ ना, तो इस बंदे को लेके जाना पड़ेगा, ठीक है। तो यदि ये कुछ गड़बड़ करता है, तो तुम अनंत अंबानी को लेके जेल में डाल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट ना। तो ये इसके अंदर चीज बोलता है। तो कॉर्पोरेट शेयर होल्डर इज अलाउड टू बी आइडेंटिफाइड एज अ डोमिनेंट शेयर होल्डर। तो कॉर्पोरेट शेयर होल्डर है, वो भी तुम्हारा डोमिनेंट शेयर होल्डर बन सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। डोमिनेंट प्रमोटर भी बन सकता है ऑफ अ कॉर्पोरेट ट्रेडिंग मेंबर, प्रोवाइडेड दैट कॉर्पोरेट शेयर होल्डर, इसकी बात कर रहा है, ठीक है। वो क्या करेगा, आइडेंटिफाई करेगा एनी पर्सन और पर्सन, कोई एक पर्सन हो सकता है या फिर मल्टीपल पर्सन हो सकते हैं करके, एज द डोमिनेंट प्रमोटर ग्रुप एज पर द अफोरसेड नॉर्म्स एप्लीकेबल टू द कॉर्पोरेट ट्रेडिंग मेंबर, ठीक है। बस उसको एक कोई ना कोई पर्सन आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, एक या फिर मल्टीपल पर्सन भी आइडेंटिफाई कर सकता है वो। In case the dominant promoter group consists of more than one corporate shareholder, the dominant promoter group should identify separately for each corporate shareholder, right? देखो, ग्रो के अंदर जो डोमिनेंट प्रमोटर ग्रुप है ना, वो सिर्फ एक कंपनी नहीं है, दो कंपनी है। लेट्स से रिलायंस है, और एक कंपनी और है पिरामल करके कंपनी है। एक कंपनी और है क्या, पिरामल करके कंपनी है, राइट। रिलायंस एंड पिरामल, ये दोनों मिलके क्या करते हैं, डोमिनेंट प्रमोटर ग्रुप बनते हैं। मतलब कि लेट्स से रिलायंस के पास में इसका 30% ओनरशिप है, और इसके पास में इसका 25% ओनरशिप है, ठीक है। तो इस केस में दोनों मिलके कितना ओनरशिप होता है, 55% होता है। मिनिमम अपने को कितना चाहिए, 51% चाहिए। तो दोनों मिलके कितना कर रहे हैं, 55% ओनरशिप होल्ड कर रहे हैं। दोनों में से एक पर्सन तो डोमिनेंट प्रमोटर ग्रुप नहीं हुआ ना, ये दोनों मिलके क्या होंगे, डोमिनेंट प्रमोटर ग्रुप होंगे। तो इस केस में ये पॉसिबल है क्या, बिल्कुल पॉसिबल है। बट इस केस में क्या करना पड़ेगा, इसको भी एक पर्सन आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, और दूसरी कंपनी इसको भी ये पर्सन आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। अब तुम सोच रहे हो कि मैंने पिरामल कंपनी का नाम क्यों लिया, बिकॉज इनका एक्चुअली करेक्शन है। अंबानी जी की जो डॉटर है ईशा अंबानी, उसका शादी पीरामल ग्रुप के अंदर जो उसका ओनर का जो बेटा है, उसके साथ हो रखा है करके, राइट। तो इसके लिए मैंने इसको लिया करके। तो पीरामल के अंदर लेट से इसको भी कोई ना कोई पर्सन आइडेंटिफाई करना, तो ये चाहे तो क्या कर सकता है, ईशा अंबानी को आइडेंटिफाई कर सकते हैं एज अ रिप्रेजेंटेटिव, के कुछ गड़बड़ हुआ तो इनको लेके जाओ करके, ठीक है। तो ये इतना बस सिंपल ह्यूमरस वे में लेना ये एग्जांपल करके, राइट। उसका वास्तविक सा इसका क्या रियलिटी से कोई दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है करके, ठीक है ना। चलो, बट आई होप तुमको समझा होगा कि कॉर्पोरेट ट्रेडिंग में कॉर्पोरेट शेयर होल्डर डोमिनेंट प्रमोटर ग्रुप हो सकता है क्या? यस, हो सकता है। बस उसको कोई ना कोई पर्सन आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, जो कि ह्यूमन बीइंग होना चाहिए। नेक्स्ट, क्या तुम्हारा कोई भी स्केड्यूल बैंक, क्या तुम्हारा कोई भी सेंट्रल या फिर स्टेट ओन्ड फाइनेंस और डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशन, या फिर कोई भी ऐसा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो कि रजिस्टर्ड है, रेगुलेटेड है बाय एनी रेगुलेटरी अथॉरिटी, जैसे कि आरबीआई, सेबी और आईआरडीए,
या फिर कोई भी अदर एंटिटी जिसको रेलेवेंट अथॉरिटी ने अलाउ किया, क्या ये लोग तुम्हारा डोमिनेंट प्रमोटर ग्रुप हो सकते हैं? अगेन क्वेश्चन समझे, ये बैंक हुआ या फिर सेंट्रल या फिर स्टेट गवर्नमेंट ओन्ड फाइनेंस या फिर डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशन है, या फिर कोई भी ऐसा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो कि रेगुलेटेड है बाय दीज टाइप्स ऑफ रेगुलेटरी अथॉरिटी, या फिर कोई भी अदर पर्सन जो कि अथॉरिटी को लगता है सही है, क्या ये लोग तुम्हारा डोमिनेंट प्रमोटर ग्रुप हो सकते हैं? तो ऑफ कोर्स ये बात हो सकते हैं, बस उसके अंदर एक ही कंडीशन है, इनका जो नेटवर्थ है, इन लोगों का जो नेटवर्थ है वो तुम्हारा कितना होना चाहिए? मिनिमम 50 करोड़ रुपए होना चाहिए। इन लोगों का नेटवर्थ क्या है? मिनिमम 50 करोड़ रुपए होना चाहिए। थोड़ा और इनको डिटेल एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। स्केड्यूल्ड बैंक क्या होता है पहले ये समझो। देखो, आरबीआई जो है, जो कि सारे बैंक्स को रेगुलेट करता है करके, राइट? आरबीआई ने एक स्केड्यूल बना रखा है, सेकंड स्केड्यूल बना रखा है आरबीआई, राइट? जिसके अंदर बहुत सारे बेस्ड ऑन लॉट्स ऑफ क्राइटेरिया उन्होंने कुछ बैंक्स का नेम लिख रखा है। तो यदि आपका नेम, उस बैंक का नेम यदि उस लिस्ट के अंदर है, आरबीआई की उस लिस्ट के अंदर है, तो उसको हम बोलते हैं स्केड्यूल्ड बैंक बोलते हैं। आज के टाइम पर रियलिटी बताऊं, तो ज्यादातर जो भी तुमको पॉपुलर बैंक्स देखने को मिलती है, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसी बैंक, यस बैंक, एसबीआई बैंक, ये सारी की सारी क्या रहेगा? तुम्हारा स्केड्यूल्ड बैंक है। तो इसको तुम नॉर्मल बैंक की तरह समझ के चल सकते हो। फिर सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट ऑन फाइनेंस और डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशन, ये क्या होते हैं? जैसे कि तुमने सुना होगा कि नाबार्ड करके एक इंस्टीट्यूशन है करके, राइट? फिर तुम्हारा एक सिडबी करके इंस्टीट्यूशन है, फिर एक आईडीबीआई करके इंस्टीट्यूशन है। ये इस तरह के कुछ इंस्टीट्यूशंस आपको देखने को मिलेंगे। क्या फुल फॉर्म है, क्या करते हैं, ये ऑफ कोर्स तुमको चाहिए तो गूगल सर्च कर लेना। बट इनका मेन पर्पस यही होता है कुछ भला करना, राइट? इनका मेन मोटिव प्रॉफिट अर्न करना नहीं होता है, बल्कि लोगों को पैसा वगैरह देके उनको हेल्प करना, ये इनका, कोई एग्रीकल्चर में काम कर रहा है, कोई इंडस्ट्रियल एरिया में काम कर रहा है, ये इनका मेन पर्पस होता है। तो ऐसी कोई एंटिटी है वो भी क्या बन सकती है? डोमिनेंट प्रमोटर ग्रुप बन सकती है, किसी ना किसी ट्रेडिंग मेंबर के अंदर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन यदि वो रेगुलेटेड है, रजिस्टर्ड है विद आरबीआई, सेबी और आईआरडीएआई, तो वो भी बन सकता है ना। तुमको आरबीआई सेबी तो पता होगा। आईआरडीएआई इज बेसिकली इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है, जो कि इंश्योरेंस ऑर्गेनाइजेशंस को रेगुलेट करने का काम करती है। और ये एक्सेट्रा वाला पॉइंट हो गया। कोई भी अदर कोई पर्सन है, तो यदि अथॉरिटी को लगता है उनके ओपिनियन में कि वो भी बन सकता है डोमिनेंट प्रोमोटर ग्रुप, तो वो भी आ जाएगा। नाउ लास्ट वाला पॉइंट, एंड ये इसके अंदर थोड़ा ध्यान से इसको रीड करना करके, राइट? बिकॉज इसमें डेफिनेटली बच्चों को थोड़ा कंफ्यूजन होता है, तो इसको ध्यान से रीड करते हैं। ठीक है, क्या बोलता है कि जो फॉरेन एंटिटीज है, क्या है? जो फॉरेन एंटिटीज है, मतलब इंडिया के बाहर के जो लोग हैं, क्या वो भी ट्रेडिंग मेंबर बन सकते हैं? क्या क्या वो भी डोमिनेंट प्रमोटर ग्रुप बन सकते हैं क्या? तो उसके बारे में ये डिस्कशन अपना रहेगा। तो क्या बोलता है, रीड करते हैं वन बाय वन, इसको पूरा इन डिटेल समझेंगे। फॉरेन एंटिटीज आर अलाउड टू टेक ट्रेडिंग मेंबरशिप ऑफ एक्सचेंज थ्रू इंडियन सब्सिडरी अंडर द ऑटोमेटिक अप्रूवल रूट permitted by the government, subject to compliance with following guidelines of the RBI in this regard। क्या जो फॉरेन एंटिटीज है, मतलब इंडिया के बाहर की जो कंपनीज वगैरह है करके, वो भी चाहे तो अपना ट्रेडिंग मेंबरशिप ले सकता है, वो भी स्टॉक ब्रोकर बन सकते हैं इंडिया के अंदर। बट उनको ये गाइडलाइंस फॉलो करनी पड़ेगी। ठीक है, क्या क्या गाइडलाइंस फॉलो करनी पड़ेगी बेसिकली? तो यहाँ पे तुम देखोगे तो तीन गाइडलाइंस है, ए, बी और सी। ठीक है, ये तीनों फॉलो करनी पड़ेगी, ए, बी और सी ना। अभी ए जो गाइडलाइन दे रखा है, इसके अंदर इन्होंने तीन ऑप्शंस दे रखे हैं। ए जो गाइडलाइन दे रखा है, इन्होंने इनको तीन ऑप्शंस दे रखा है। वो क्या ऑप्शन है पहले डिस्कस करते हैं, राइट? तो ए वाले पॉइंट को अभी हम डिस्कस कर रहे हैं। ए वाला पॉइंट क्या बोलता है कि जो तुम्हारा प्रमोटिंग फॉरेन एंटिटी है, मतलब वो फॉरेन एंटिटी जो कि बिजनेस स्टार्ट कर रही है, राइट? या फिर उसका कोई सब्सिडरी है, सब्सिडरी मैंने बताया था क्या होता है, प्रमोटिंग फॉरेन एंटिटी, या फिर उसका सब्सिडरी है, जो कि क्या होना चाहिए? या तो बैंक होना चाहिए, या फिर एक इंश्योरेंस ऑर्गेनाइजेशन। तो पहला कंडीशन क्या है? जो तुम्हारा प्रमोटिंग फॉरेन एंटिटी है या फिर उसका जो सब्सिडरी है जिनको ट्रेडिंग मेंबर बनना है, वो या तो बैंक होना चाहिए या फिर एक इंश्योरेंस ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए। और ये जो है बैंक या फिर इंश्योरेंस ऑर्गेनाइजेशन, ये रेगुलेटेड होने चाहिए बाय सेंट्रल बैंक और द एप्रोप्रिएट अथॉरिटी और एप्रोप्रिएट रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ दैट कंट्री। इस वर्ड के ऊपर फोकस करना, ऑफ दैट कंट्री, मतलब कि जो वो फॉरेन कंट्री है उसके अंदर जो रेगुलेटरी अथॉरिटी है, उसके द्वारा ये जो है एंटिटीज रेगुलेटेड होनी चाहिए। पहला कंडीशन क्या बोला कि जो फॉरेन एंटिटी है करके, राइट, या फिर उसकी कोई भी सब्सिडरी है, वो या तो बैंक होनी चाहिए या फिर इंश्योरेंस ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए, और वो रेगुलेटेड होनी चाहिए, वो रजिस्टर्ड होनी चाहिए बाय रेलेवेंट अथॉरिटी ऑफ दैट कंट्री। उस कंट्री की जो रेलेवेंट अथॉरिटी है उसके द्वारा रेगुलेटेड होनी चाहिए। जैसे इंडिया में आरबीआई होता है ना, वहां पे इनका फेडरल बैंक होता है। यूएस के अंदर, जैसे यूएस के अंदर वहां पे क्या होता है, फेडरल बैंक होता है। तो इस तरीके से वहां पे जो अथॉरिटी है वो उसके द्वारा रेगुलेटेड होनी चाहिए। पहला पॉइंट क्लियर है। सेकंड पॉइंट, द प्रमोटिंग फॉरेन एंटिटी और इट्स सब्सिडरी शुड भी क्या होना चाहिए? पहला तो ये ऑप्शन है, इसके अंदर भी इंटरनली एक और ऑप्शन दे रखा है
कि ये दोनों में से क्या हो सकता है, या तो स्टॉक ब्रोकिंग हाउस हो सकते हैं या फिर पार्टिसिपेंट हो सकते हैं द सिक्योरिटी मार्केट, एंड दैट इज रजिस्टर्ड एंड रेगुलेटेड बाय द रेलेवेंट अथॉरिटी, रेलेवेंट रेगुलेटेड अथॉरिटी ऑफ दैट कंट्री, अगेन ऑफ दैट कंट्री, उस कंट्री की, एंड दैट रेलेवेंट अथॉरिटी, और वो रेलेवेंट जो अथॉरिटी है दैट नीड्स टू बी अ मेंबर ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सिक्योरिटी कमीशन, इसकी मेंबर होनी चाहिए। द एंटिटी शुड हैव साउंड ट्रैक रिकॉर्ड, वो सिंपल चीज है, राइट। सेकंड पॉइंट क्या बोलता है, जो फॉरेन एंटिटी या फिर उसकी सब्सिडरी है, वो क्या होना चाहिए, स्टॉक ब्रोकर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, स्टॉक ब्रोकर होना चाहिए। और वो जो स्टॉक ब्रोकर है वो रेगुलेटेड होना चाहिए बाय रेलेवेंट अथॉरिटी। फिर क्या बोलता है कि जो रेलेवेंट अथॉरिटी है उस कंट्री की, वो क्या होना चाहिए, मेंबर होना चाहिए तुम्हारा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सिक्योरिटी कमीशन। ये एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, उसका मेंबर होना चाहिए, राइट। आई होप ये तुमको पॉइंट क्लियर होगा। तो पहला ये ऑप्शन, पहले के अंदर ये वाला ऑप्शन, फिर उसके अंदर भी एक ऑप्शन, फिर ये तीसरा ऑप्शन। तीसरा ऑप्शन क्या बोलता है, प्रमोटिंग फॉरेन एंटिटी इज वन whose domestic arm or subsidiary is registered with SEBI for participation in domestic venture for custodial or asset management service। तीसरा वाला क्या बोलता है कि जो प्रमोटिंग फॉरेन एंटिटी, वो उसका डोमेस्टिक आर्म या फिर उसका सब्सिडरी क्या होना चाहिए, सेबी के साथ में रजिस्टर्ड होना चाहिए। अभी इंडिया की बात कर रहा है, इंडिया के वो सेबी के साथ रजिस्टर्ड होना चाहिए। और वो जो डोमेस्टिक आर्म या फिर सब्सिडरी है उसका बिजनेस कैसा होना चाहिए, या तो कस्टोडियल सर्विस वाला बिजनेस होना चाहिए या फिर एसेट मैनेजमेंट सर्विस वाला बिजनेस होना चाहिए। कस्टोडियल सर्विस बेसिकली क्या होता है ना कि जो बड़े बड़े एंटिटीज होती है वहां पे ट्रांजेक्शन जो होते हैं उनके लिए एक कस्टोडियन अपने को चाहिए होता है, जो कि इनके बिहाफ पे बड़े बड़े एंटिटीज के लिए क्लियरिंग का काम करता है, सिक्योरिटीज को प्रोटेक्ट करने का काम करता है। तो एक इसको कस्टोडियल सर्विस बोलते हैं। मेरे दिमाग में अभी आ रहा है आईसीआईसीआई बैंक का कस्टोडियल सर्विसेज वो प्रोवाइड करते हैं। तो दिस इज वन एंटिटी जो तुम देख सकते हो, राइट। फिर एसेट मैनेजमेंट सर्विसेज क्या होता है, बेसिकली म्यूचुअल फंड की तरह ये काम करते हैं, राइट। तुमसे पैसा लेते हैं और फिर तुम्हारे पैसे को मैनेज करते हैं, तो इनको एसेट मैनेजमेंट सर्विसेज देने बोलते हैं, राइट। तो ये तीन में से पहले में 3 पॉइंट हो गए करके, आई होप ये तुमको क्लियर होगा। नेक्स्ट बी पॉइंट क्या है जो तुमको फॉलो करना पड़ता है, द प्रमोटिंग फॉरेन एंटिटी शेल होल्ड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली नॉट लेस देन 51% ऑफ द कंट्रोलिंग स्टेक इन द एप्लीकेंट कंपनी प्रपोजिंग टू टेक ट्रेडिंग मेंबरशिप ऑफ द एक्सचेंज, राइट। जैसे हमने बोला, जो फॉरेन एंटिटी है उसका जो सब्सिडरी है जो कि इंडिया में अंदर होना चाहिए, इंडियन सब्सिडरी, वो क्या कर सकता है, मेंबरशिप ले सकता है, स्टॉक ब्रोकर बन सकता है। तो उसके अंदर उसका क्या होना चाहिए, फॉरेन एंटिटी का कम से कम 51% स्टेक होना चाहिए, 51% ओनरशिप होना चाहिए। फिर नेक्स्ट पॉइंट और लास्ट पॉइंट, द नेटवर्थ ऑफ द एंटिटी हैविंग कंट्रोलिंग स्टेक इन द एप्लीकेंट कंपनी और द प्रमोटिंग फॉरेन एंटिटी शुड बी एटलीस्ट 50 करोड़। जो प्रमोटिंग फॉरेन एंटिटी है या फिर जो कंट्रोलिंग एंटिटी है उनका नेटवर्थ मिनिमम कितना होना चाहिए, 50 करोड़ रुपए होना चाहिए। आई होप ये तुमको तीनों पॉइंट क्लियर होंगे। पहले के अंदर तीन पॉइंट्स थे, फिर बी और सी पॉइंट, ये तुमको क्लियर हो गया होगा। Okay? अभी बस एक बार इसको रीड कर लेते हैं अंदर वाला कंटेंट, एंड आज के लिए अपना इतना ही करेंगे, राइट। फॉरेन एंटिटी इज अलाउड टू बिकम पार्ट ऑफ द डोमिनेंट प्रमोटर ग्रुप, ठीक है, कोई पॉसिबल, हाँ ठीक है, देखो हाँ ये वाला पॉइंट क्या बोलते हैं समझो। जो फॉरेन एंटिटी है वो अपने किसी इंडिया का जो ट्रेडिंग मेंबर है उसके अंदर क्या बन सकता है, डोमिनेंट प्रमोटर ग्रुप बन सकता है। फॉरेन एंटिटी है, इंडिया के ट्रेडिंग मेंबर के अंदर, इंडिया के स्टॉक ब्रोकर के अंदर डोमिनेंट प्रमोटर ग्रुप बन सकता है, उसके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस एक ही हमने कंडीशन रखा है कि जो इंडिया के रूल्स एंड रेगुलेशंस बना रखे हैं वो तुमको फॉलो करने पड़ेंगे और तुम बन सकते हो, बस ये चीज है। फॉरेन एंटिटी इज अलाउड टू बिकम डोमिनेंट प्रमोटर ग्रुप ऑफ एन एग्जिस्टिंग ट्रेडिंग मेंबर कोऑपरेटर प्रोवाइडेड it meets the dominant promoter group norms as applicable to Indian entities। FIPB एक तो जो ये नॉर्म्स एप्लीकेबल वो, प्लस तुमको FIPB मतलब फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड के नॉर्म्स वो भी फॉलो करने पड़ेंगे, प्लस तुमको आरबीआई के नॉर्म्स है वो भी फॉलो करने पड़ेंगे। और भी यदि कोई रिक्वायरमेंट है एक्सचेंज का या फिर सेबी का तो वो भी तुमको फॉलो करना पड़ेगा, चलेगा। यस। Now, corporate trading member will also be allowed to change। हाँ देखो अभी नेक्स्ट वाला तुम्हारा टॉपिक क्या बोलते हैं इसके अंदर, इसी का कंटिन्यूशन के अंदर कि जो तुम्हारा डोमिनेंट प्रमोटर जो ग्रुप है करके, क्या वो अपना शेयर होल्डिंग चेंज कर सकते हैं क्या, मतलब क्या वो शेयर्स बेच सकते हैं क्या, क्या वो शेयर्स खरीद सकते हैं क्या। तो इसका सिंपल आंसर यस ऑफ कोर्स कर सकते हैं, राइट। बट तुम यदि अपना शेयर होल्डिंग चेंज करते हो, ठीक है, डोमिनेंट प्रमोटर जो ग्रुप था तुम्हारा वो अपने शेयर्स बेचता है या फिर खरीदता है, तो बस एक ही चीज का ध्यान रखना है कि तुम्हारा जो डोमिनेंट प्रमोटर ग्रुप का स्टेटस जो है वो चेंज नहीं होना चाहिए। मान लो कि तुम्हारे पास 50% का, सॉरी 51% का ओनरशिप था, मतलब तुम डोमिनेंट प्रोमोटर ग्रुप बन गए, करेक्ट। उसमें से तुम क्या करते हो, 5% का हिस्सा बेच देते हो, ठीक है। 51% पहले था, उसमें से 5% बेच दिया, तो अभी तुम्हारे पास कितना हो गया, 46% हो गया। तो मतलब क्या हुआ, अभी तुम डोमिनेंट प्रोमोटर ग्रुप नहीं रहे। तो उस केस में क्या रहेगा, तुमको
जो ट्रेडिंग मेंबर है उसको वापस से क्या करना पड़ेगा, अपना रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, जैसे कि उसने फर्स्ट टाइम किया था जब उसने अप्लाई किया था ट्रेडिंग मेंबर बनने के लिए। तो ये एक तो इसके अंदर पॉइंट है, ये तुम अभी पढ़ेंगे इसके अंदर। दूसरा पॉइंट है कि जो तुम्हारे कॉर्पोरेट सॉरी जो ट्रेडिंग में डोमिनेंट प्रमोटर ग्रुप के अंदर मान लो मल्टीपल लोग हैं, वो आपस के अंदर यदि कुछ ट्रांजेक्शन करना चाहे तो उसके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस परमिशन लेके तुम कर सकते हो, नो प्रॉब्लम एट ऑल। फिर थर्ड जो इसके अंदर हमको पॉइंट पढ़ना है क्या, जो तुम्हारे लिस्टेड कॉर्पोरेट ट्रेडिंग मेंबर्स होते हैं ना, उसके केस में जो पब्लिक शेयर होल्डर्स बहुत सारे होंगे, वो लोग बाइंग एंड सेलिंग वो तो करते रहते हैं, हर रोज ही करते हैं, तो उनके लिए क्या बार बार परमिशन थोड़ी लेंगे, वो लोगों को बिंदास ट्रांजेक्शन कर सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं करेगा, राइट। ये तीन चीज पढ़ना है आपने को। अभी एक बार वन बाय रीड करते हैं। Corporate trading members will be allowed to change their shareholder pattern so long as such change is within the above norms and existing dominant promoter group continues to hold the controlling interest and prior approval of the exchange is obtained. चेंज करना है कर लो, ओनरशिप बेचना है खरीदना है कर लो, और डोमिनेंट प्रमोटर ग्रुप बना रहना चाहिए, ठीक है। तो और तुमको परमिशन लेना पड़ेगा ये करने के लिए। वंस डोमिनेंट प्रमोटर ग्रुप आइडेंटिफाई हो गया, जब स्टार्टिंग है तो तुमको डोमिनेंट प्रमोटर ग्रुप आइडेंटिफाई करना है, और वो हो गया, उसके बाद में उसी को तुमको मेंटेन करके चलना पड़ता है। इन केस यदि डोमिनेंट प्रमोटर ग्रुप के अंदर कुछ चेंज आता है करके, राइट, 51% था उसका कम होकर मान लो 46% हो गया, तो ट्रेडिंग मेंबर इज रिक्वायर्ड टू सीक फ्रेश अप्रूवल ऑफ द एक्सचेंज as it is done at the time of admission of the new trading member, and the rules related to the same would apply. फिर क्या बोलता है, शेयर होल्डिंग अमंग ट्रांसफर ऑफ शेयर होल्डिंग अमंग डोमिनेंट प्रमोटर्स वो अलाउड है करके, however will be exempt from formalities as required in case of new trading member. Any changes in the shareholding require prior approval from the exchange except in case of shareholder holding changes related to public shareholding in listed company, उसके अंदर तुमको परमिशन लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो फ्रीक्वेंटली होता रहता है। Failure to maintain the required level of shareholding by DPG, dominant promoter group, is treated as breach of continuing membership norms and tantamount to reconstitution of the trading member corporate. यदि तुम जो डोमिनेंट प्रमोटर ग्रुप का जो शेयर होल्डिंग लेवल है मिनिमम जो मेंटेन करना था उसको ब्रीच करते हो, तो हम टेंटामाउंट टू रिकॉन्स्टिट्यूशन, मतलब इसका मतलब ऐसा माना जाएगा कि तुमको रिकॉन्स्टिट्यूशन करना पड़ेगा, वापस बनाना पड़ेगा अपने ट्रेडिंग मेंबर को, ये इसका मतलब है, और सारी फॉर्मेलिटीज वापस से करनी पड़ेगी। This is because existing dominant promoter group will no longer be holding controlling stake in the trading member corporate, or alternatively a new group would emerge as a controlling stake क्योंकि नया बंदा आ जाएगा। In such case, the exchange can initiate disciplinary action, including withdrawal of trading facility of such a, ठीक है, यदि ऐसा तुम करते हो कि चेंज किया, अप्रूवल वगैरह नहीं लिया, सारी फॉर्मेलिटीज नहीं किया, तो जो अपना एक्सचेंज है वो तुम्हारे ऊपर डिसिप्लिनरी एक्शन ले सकता है, तुम्हारा ट्रेडिंग फैसिलिटी उसको विड्रॉ कर सकता है करके, ये एक्शन तुम्हारे खिलाफ लिए जा सकते हैं। डिसिप्लिनरी एक्शन क्या होता है, तुमको डिसिप्लिन करने के लिए, तुमको डिसिप्लिन में लाने के लिए कुछ एक्शन लिया जाएगा, उसको डिसिप्लिनरी एक्शन बोलते हैं, सिंपल। तो आज की क्लास के अंदर इतना ही करेंगे। नेक्स्ट क्लास के अंदर अपने को एक और एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट हम डिस्कस करेंगे, नेटवर्क और सिक्योरिटी डिपॉजिट से रिलेटेड, तो वो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो आज की क्लास के लिए इतना ही, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। नेक्स्ट 2 to 3 क्लास के अंदर अपना ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। ओके।